नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री की वर्चुअल बैठक में भाग लिया और एनसीआर के जिलों में कोरोना के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के बीच 2 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में न केवल महामारी के प्रसार पर नियंत्रण बनाने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि रिकवरी के स्तर को भी बेहतर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति, उपचार के लिए मेडिकल सुविधाओं और भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर राज्य की तैयारियों के विषय में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए प्रदेश में पर्याप्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में 508 ऑक्सीजन प्लांट क्रियान्वित हैं। 42,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों के लिए उपलब्ध हैं और इसके साथ ही प्रदेश में 6,000 स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी कोविड रिलीफ पैकेज के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग प्रदेश में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीआर के 2 जिलों में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में केस बढ़ने के रुझान को देखते हुए हमने इन 2 जिलों के साथ साथ पूरे एनसीआर और लखनऊ में फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस बैठक में प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के हालातों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुचारू रूप से चल रहे हैं। साथ ही लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सक्रिय हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खुद भी टीम 9 के साथ बैठक कर कोरोना के मामलों की जानकारी लेते रहते हैं और इसके साथ ही कोरोना को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना के मामले एक बार फिर से दरअसल बढ़ने लगे हैं और कोरोना के मामलों को लेकर के लगातार केंद्र सरकार चिंतित नजर आ रही है और उसको लेकर के कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र चौहान हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से कल ये वर्चुअल बैठक की गई, बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालातों को अवगत कराया, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में? नरेंद्र मोदी ने देश के जो राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ कहीं ना कहीं कल बैठक की और कोरोना संक्रमण की जिस स्थिति उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित है और चिंता करते हुए उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक में साफ तौर पे जो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की। जो आने वाली स्थिति है उस पर भी चर्चा की और कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण है उस पर किस तरह से काबू पाया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार कितना तैयार है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। और प्रधानमंत्री का जो विजन है ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट यानी ट्रिपल टी कह सकते हैं, तो उसकी कहीं ना नीति को सफल क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश महामारी को नियंत्रण बनाया हुआ था, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और साफ तौर पे जो आने वाली कोरोना संक्रमण की चौथी लहर कह सकते हैं कि उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया कि उत्तर प्रदेश कितना तैयार है और कहीं ना कहीं स्थिति को देखते हुए जो ऑक्सीजन प्लांट है उसकी कितनी व्यवस्था है और जीवन और जीविका में दोनों को बचाने का काम किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। और कोरोना महामारी में पर्याप्त उत्तर प्रदेश का जो राजस्व है वो 25% और निर्यात 30% बढ़ा था और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की स्थिति से अवगत कराने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया था और कहा है वर्तमान में कुल 1334 केस एक्टिव है और 19 भर्ती है। वह लोग
पूर्व में ही विभिन्न तरह की बीमारी से ग्रस्त है, वही लोग अभी तक इसकी चपेट में आए हैं। क्योंकि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़नी चाहिए। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो 3 स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बच्चे चपेट में आए हैं। उसको भी कहीं न कहीं स्थिति देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवगत कराने का काम किया है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एनसीआर में 2 जिलों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में केस बढ़ने के बाद कई रुझान देखते हुए इन जिलों के साथ-साथ एनसीआर और लखनऊ में पूरी तरह से व्यवस्था चाक-चौबंद रखी गई है। बिल्कुल और जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोरोना के मामले एक बार फिर से लगातार जिस तरीके से बढ़ने लगे हैं, उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे थे और हमारे साथ जितेंद्र चौहान, हमारे संवाददाता लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश में हम कोरोना के मामलों का जिक्र करें तो अब तक कितने एक्टिव मामले हैं और किस तरीके से, किस प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार इन मामलों पर नियंत्रण पाने की कवायद में लगी हुई है? देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। कई विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था वो कोरोना संकट, क्योंकि लगातार जो स्थिति बढ़ती जा रही है और कई साल लगातार हमारे बर्बाद हुए, सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। उस समय भी कहीं ना कहीं तमाम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। एक बार वैसी स्थिति ना आए, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री को अवगत कराने का काम किया कि हम कितना तैयार हैं। अगर भविष्य में संक्रमण की स्थिति बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो ट्रिपल टी का फॉर्मूला है, टेस्ट, ट्रीट और ट्रीटमेंट, उन सबको फॉर्मूले पे हम काम करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उस पर भी काम करने का काम किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था कर ली गई है, अस्पतालों की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार कदम बढ़ा रही है कि किसी प्रकार की संक्रमण अगर बढ़ता है तो कोई भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति संभाली थी उसकी भी सराहना की थी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल जो मुख्यमंत्री की बैठक थी तो उन्होंने हर परिस्थिति से अवगत कराने का काम किया। जो 6 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया, जहां पर लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़ती जा रही है, उसमें गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, ऐसे कहीं ना कहीं स्थिति पे बढ़ती है। और एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 1300 कुछ उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस हैं, जिसमें 19 भर्ती है और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अवगत ये भी कराया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि 19 जो लोग एडमिट है वो अन्य बीमारी से ग्रसित भी है। और लखनऊ के कई स्कूलों में बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। लामार्ट है, कैथेड्रल है, दिल्ली पब्लिक है, ऐसे कई स्कूलों में जहां बच्चे कहीं ना कहीं जो बच्चे विदेश यात्रा भी कह सकते हैं कि वो करते भी है क्योंकि हाई सोसाइटी बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है वो चपेट में आए हैं। तो उसके लिए लगातार प्रधानमंत्री सजग है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चिंतित है और हर व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और उसी दिशा निर्देशन के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी भी काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए थे और रुक करेंगे अब अगली खबर का दिल्ली का। दिल्ली के जहांगीरपुरी के बाद अब पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर क्षेत्र में काफी समय से अवैध कब्जे की सभी दुकानों पर एमसीडी ने बुलडोजर चलाया है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने थी। जहां एक तरफ पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा था कि दिल्ली में जितने भी अवैध अतिक्रमण वाले मकान या दुकानें हैं वह अपनी दुकानों से या मकानों से अपना अपना सामान निकाल लें, नहीं तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
वहीं इलाके के विधायक कुलदीप ने कहा कि बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहीं कुलदीप ने एमसीडी पर यह आरोप लगाया कि एमसीडी वाले पैसे मांगने आते हैं, उन्हें पैसे नहीं देने गए तो उन्होंने यह बुलडोजर चला दिया और गरीब लोगों की 30 साल पुरानी दुकानों को तोड़ दिया। वहीं दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें बिना किसी सूचना दिए यह कार्य किया गया है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में जहां जहां अवैध कब्जे से लोगों ने दुकानें या घर बना रखे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मुझे बस 10 मिनट पहले पता लगी है कि वो लोग बुलडोजर चला रहे हैं। इतने में अपने ऑफिस से यहाँ तक पहुंचा हूँ, उतने में उन्होंने सारी ये मेन रोड की झुग्गियां तोड़ के और बुलडोजर लेके भाग गए। ये जो गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं ना, ये गुप्ता जी पिछले 30 साल दुकान चलाते हैं यहाँ, ये आंटी चलाते हैं, सरला जी ये आंटी चलाते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? कमला जी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सीमा जी। इनके ये दुकानें चलाते हैं, इनके हस्बैंड भी नहीं है, ये विकलांग है अंकल जी। सामान दबा दिया, सामान लेके चले गए और सारी बुलडोजर दुकान तोड़ के चले गए। अगर गरीब आदमी को घर को तोड़ना, उन पे गुंडागर्दी करना, हमने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर गरीब लोगों को परेशान करेगी, उनको मकान तोड़ने के नाम पे परेशान करेगी, इंक्रोचमेंट के नाम पे परेशान करेगी। और आज इन्हें रेडी पटरी वालों को, इन्हें दुकानदारों को परेशान करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। पहले पैसे मांगने के लिए आया था, इन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी दुकानों को तोड़ दिया। तो जिस तरह की गुंडागर्दी बीजेपी के देश में चल रही है ना, उस गुंडागर्दी के खिलाफ जहां भी हमें बताएंगे हम पहुंचेंगे। कोई मकान नहीं, दुकान नहीं, एक सरकारी चीज पे हम आप बैठे थे, 2 रोटी की कमाई खाते थे। उसके बाद मेरी आज 15,000 की दवा चल रही है, पोल्ट्री भी मोई बन रही है। मैं कहाँ से लाऊंगी, कहाँ से छप्पर छपा पाऊंगी मैं? कितने समय से आप यहाँ आज समय हुए, आज 25 साल में पड़े हुए। मेरे पास सब बैठी, सब चालान भरे, सरकार में चालान भरे। कभी चालान लेने आते थे, मैं देते नहीं थे चालान वहाँ भर के। ये जो तोड़ने से पहले विभाग की तरफ से आपको नोटिस जारी किया गया? नहीं करा गया, कुछ नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से एमसीडी ये कार्रवाई लगातार कर रही है, आम आदमी पार्टी हालांकि इसका विरोध भी कर रही है, इसके साथ ही साथ लोगों में जो नाराजगी, जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो जिस तरीके से बिजली का बिल हो या अन्य चीजें जो हों उसको पेड करते थे, उनकी रसीद है उनके पास मौजूद है। तो ऐसे में क्या एमसीडी को ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं? क्योंकि एमसीडी को भी कहीं ना कहीं पैसा ये लोग पेड करते थे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा के ऊपर और निगम के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भाजपा है वो गुंडागर्दी करने के उतरी आई है, और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जनता के सामने भी कहीं ना कहीं यही सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कल्याण गाजीपुर की बात करें या फिर क्या कल्याणपुरी की बात करें या फिर क्या खिचड़ीपुर की बात करें, इन इलाकों के अंदर लगातार कहीं ना कहीं यही शिकायत मिलती नजर आ रही है कि एमसीडी के लोग इनके पास आते हैं और पैसे मांगते हैं, और जो लोग पैसे नहीं देते हैं उनको बुलडोजर चलाने के लिए धमकी दी जाती है। और जिस तरीके से ये खिचड़ीपुर के अंदर भी कसबे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर जिस तरीके से ये दुकानें थी, इनको बिल्कुल अवैध बताया गया था और इनको तोड़ दिया गया। जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, उससे साफ जाहिर कहीं ना कहीं जो जनता है वो परेशान है, और जनता के मन में बुलडोजर का डर जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे बिगर नोटिस के दुकानें तोड़ी गई हैं, और यहाँ पे ये दुकानें जो थी लगभग 30 साल पुरानी थी, और लगातार जो यहाँ के विधायक है कुलदीप जी, उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ के जो किसके एमसीडी के लोग हैं वो इनसे पैसा मांगने आए थे और पैसा नहीं देने पर ये दुकानें तोड़ दी गई हैं। इतनी पुरानी दुकान जो होने के बावजूद भी तोड़ी जा रही है, और एमसीडी के लोगों के पैसे खिलाफ लेने जिस का तरीके आरोप से लग रहा है भारतीय भी जनता कल पार्टी पर, और आम आदमी पार्टी इसी को लेकर के सक्रियता बनाई हुई है। आम लोगों का भी यही आरोप लगा रहा है। अब राजीव हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लगातार राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। राजीव, लेकिन जिस तरीके से अभी एक महिला दुकानदार जिस तरीके से फूट फूट कर रो रही थी, आम आदमी पार्टी के विधायक तो ठीक है, ये मान सकते हैं कि वो राजनीति कर रहे होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, एमसीडी पर तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं। पिछले 15 सालों से एमसीडी का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है एमसीडी पर। तो ऐसे में अभी पिछले दिनों भी देखने को मिला जिस तरीके से दुकानदार अपने सारे दस्तावेजों को दिखा रहे थे, तो बावजूद इनके एमसीडी जो है अपनी कार्रवाई रोकने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में क्या लगता है कि इन लोगों का अब अगला कदम क्या होगा? ये जो दुकानदारों को जिनके तोड़े जा रहे हैं दुकानें, ये अवैध निर्माण बताया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, तो इनका अब अगला कदम क्या होगा, क्या रुख होगा? ये लोग क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, बेशक आम आदमी पार्टी जो राजनीति करती नजर आ रही है, भाजपा भी कहीं ना कहीं राजनीति करती नजर आ रही है, मगर यहाँ पर एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, और जिस तरीके से जनता भी यही सवाल पूछती नजर आ रही थी कि 15 साल तक जो निगम के अंदर भाजपा की सरकार रही है, अगर यही कार्रवाई अगर 15 साल के अंदर की गई होती तो कहीं ना कहीं मान लिया जाता कि भाई भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करती नजर आ रही है, और चाहे वो उसमें कोई भी लोग हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आप 15 साल पूरे हो चुके हैं और 15 साल के बाद में इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, और ये अचानक जिस तरीके से जहांगीरपुरी के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया और उसके बाद में लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जनता जरूर परेशान होती नजर आ रही है। चाहे बेशक राजनीति अलग चीज है, मगर यहाँ पर जनता की बात करें, जिस तरीके से महिला भी कह रही थी कि उनके पास चालान है, सब कुछ है, यहाँ पर दुकान के लिए हर तरीके से जो एमसीडी को पैसा देना होता है वो भी लिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है, मगर फिर भी उनकी दुकानें जो है वो तोड़ दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर रहता है कहीं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि एमसीडी के लोग जो इनके पास आते हैं पैसे मांगने के लिए, अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो इनके मकानों को और दुकानों को तोड़ दिया जाता है। और मगर यही चीज एमसीडी के जो महापौर हैं वो भी यही कहते नजर आ रहे थे कि जो लोग एमसीडी के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उनको हटाने के लिए बुलडोजर बिल्कुल चलाया जाएगा। मगर जनता भी चाहती है बुलडोजर चलाया जाए, मगर उनके ऊपर नहीं चलाया जाए जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स जिनके पास है उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए, लेकिन बावजूद इसके जो है एमसीडी जो है अपनी कार्रवाई रोकने का नाम नहीं ले रही। लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं और अवैध निर्माण धारकों को लेकर के लगातार जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि उन पर बुलडोजर चलेगा, और उनको कहीं ना कहीं भय भी व्याप्त होने लगा था, तो क्या अब वैसा ही भय जो है दिल्ली में भी व्याप्त करने की ये पूरी कोशिश की जा रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से यूपी की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाया गया, और लगातार कहीं ना कहीं वहां पर भी यूपी के अंदर भी यही देखने को मिला था, लोग बाग डरे हुए थे। और जब जिस तरीके से बुलडोजर का डर जो है वो अब दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है, और लगातार कहीं ना कहीं जहांगीरपुरी इलाके के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, और उसके बाद में अब पूरी दिल्ली के अंदर इसी तरीके की जो कार्रवाई करती नजर आ रही है, क्योंकि करोल बाग के अंदर भी यही देखने को मिला था, वहां पर भी कहीं ना कहीं झुग्गियों को तोड़ा गया था। और लगातार जिस तरीके से और इलाकों की बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके की जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि एमसीडी का बुलडोजर जो है वो रुकने वाला नहीं है और लगातार इसकी कार्रवाई होगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से भाजपा के कल मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, भाजपा को घेरने की कोशिश की गई, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति जरूर होती नजर आ रही है। मगर जनता कहीं ना कहीं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, जैसे वो महिला कह रही थी कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है और बिगर नोटिस के तोड़े जा रहे हैं, तो पहले नोटिस देना चाहिए था कि आप लोग ये जगह को खाली कीजिए और ये सरकारी जमीन है, आप इनको हटा दीजिए और इनको जो अपना सामान है वो लेके जाइए। मगर विदाउट नोटिस के और कार्रवाई की जाती है तो उससे कहीं ना कहीं जनता जरूर नाराज होगी, और शायद यही लोग जिनके वोट के बिल्कुल बने हुए हैं, वोटर देने के अधिकार है इनके पास, अगर यही चीज जो है निगम के चुनाव जब नजदीक आएंगे तो कहीं ना कहीं यही गुस्सा जो है वो वोट के माध्यम से ही निगम को झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजू हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अब दिल्ली में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में रुख करेंगे अब पंजाब का। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला ने बताया है कि कोरोना को लेकर पंजाब में हालात स्थिर हैं, लेकिन उनकी पंजाबियों से अपील है कि भीड़ वाली जगह पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। मास्क न पहनने पर कोई जुर्माना नहीं है, पर मास्क पहनना जरूरी है क्योंकि पड़ोसी राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, तो इसके चलते लोगों को थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। सिंगला ने कहा कि बहुत कम मरीज सामने आ रहे हैं और वह भी ज्यादा गंभीर नहीं है। स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन को लेकर व अन्य तौर पर भी वैक्सीन को लेकर हमें ज्यादा काम करना होगा। और इसी खबर पर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से पंजाब की सरकार अब कोरोना को लेकर के सक्रियता बनाई हुई है, हालांकि मास्क को लेकर के कहा गया है कि किसी भी तरीके का कोई जुर्माना नहीं है, लेकिन मास्क पहनना जरूरी है क्योंकि पड़ोसी राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना ने दस्तक दे दिया है। ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से और क्या कवायद की जा रही है और क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कि कोरोना के केसेस दोबारा धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, आंकड़ों की बात करें तो पंजाब में अगर हम कहें कि ये आंकड़ा 30 के पार जा चुका है। अगर हम कल 26 तारीख का जो ऑफिशियल आंकड़ा आया था तो केसेस 34 के करीब थे, तो वही आंकड़ा अभी अगर हम पूरे पंजाब की साइज के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा कम है। पर उसके बावजूद भी पंजाब सरकार ने जो जरूरी कदम वो लेने शुरू कर दिया है कि वैक्सीनेशन की संख्या उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि फर्स्ट डोज कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड डोज में लेके जो कमी देखने को मिल रही है उसके लिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्या हमारे पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल बेड्स, आइसोलेशन बेड्स, उसके साथ वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, इन सब चीजों की सप्लाई चेन और जो करंट अवेलेबिलिटी वो सब चेक किया गया, उसके लिए बाकायदा रिपोर्ट तैयार की है। और उसके बाद फाइनली अगर हम बात करें जो सबसे अहम कदम मास्क मास्क अभी अगर हम कहें कि मैंडेटरी तौर पे नहीं किया गया, लोगों को हिदायतें जरूर जारी कर दी गई हैं कि आप मास्क लगाना शुरू कर दें क्योंकि केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और अगर मास्क लगाए जाते हैं तो एक जो स्लो इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा और ये वहीं पर ही सीमित हो जाएगा। पर कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए क्योंकि वेव्स में टाइम पीरियड में बहुत डिफरेंस रह गया है। तो खुद जैसे स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला ने कहा कि सिवियर नहीं है पर लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, तो लोगों से सीधे तौर पे अपील है कि वो मास्क जरूर पहने। इसके अलावा एक और चीज जब उनसे पूछी गई कि क्या स्कूल्स को लेकर कोई कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि हम चंडीगढ़ एग्जांपल देते हैं कि चंडीगढ़ में 12 से 18 साल के बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो होम स्कूलिंग करेंगे, वो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू उनकी पढ़ाई होगी, वो स्कूल नहीं जाएंगे। पर जब हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला से पूछा गया था तो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि अभी पंजाब में स्कूल अभी रिसेंटली खुले हैं और केसेस भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो इतने बड़े सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है और अभी बच्चे नॉर्मल तरीके से स्कूल जाते रहेंगे, तो अभी एटलीस्ट बच्चों के लिए नॉर्मल स्कूल चलता रहेगा। पर हाँ, मास्क को लेके जरूर अवेयरनेस बढ़ाने की दोबारा कोशिश की जा रही है, लोगों से दोबारा अपील की जा रही है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। जी अमित, बिल्कुल जिस तरीके से एक बात और कही गई है हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला की तरफ से कि पड़ोसी राज्यों का उन्होंने जिक्र किया है कि पड़ोसी राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में क्या जो पड़ोसी राज्य हैं जिन राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं उन राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर के कोई गाइडलाइन तैयार की जा रही है या इस दिशा में सरकार कोई काम कर रही है अब तक? देखिए गाइडलाइंस को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, पर सीधे तौर पर उसमें हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा था कि जो सेंटर ट्रांसपोर्ट गाइडलाइंस है, स्टेट टू स्टेट अगर कोई भी ट्रांसफर कर रहा है या मूव कर रहा है उसको लेके सेंटर गवर्नमेंट कोई ऐसे गाइडलाइंस जारी करेगी। पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। सीधे तौर पर उनसे कहा गया कि पंजाब में अगर कोई आना चाहे तो अभी ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पास की जरूरत नहीं है क्योंकि पंजाब में ऑल ओवर केसेस बहुत माइनर है। अगर हम बात करें कि 0.5% की, हम 0.05% या 0.5% का ये आंकड़ा चल रहा है जो कि पंजाब के हिसाब से बहुत ज्यादा माइनर है। पड़ोसियों की बात करें, अगर हम बात करें चंडीगढ़ की जो ठीक बगल में है या पंजाब की कैपिटल में भी कंसिडर किया जाता है, यहाँ पर डबल डिजिट्स में आंकड़े आ रहे हैं, पर ये आंकड़े अगर हम बात करें तो 15 केसेस है। अगर हम चंडीगढ़ के हिसाब से 15 केसेस कंसिडर करें तो ये बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों को साइज टू साइज फैक्टर इन किया जा रहा है। पर ऐसे पंजाब सरकार ने अभी किसी तरह की कोई भी मेजर रिस्ट्रिक्शन या किसी भी तरह की मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। पर सवाल ये है कि एक वेट एंड वॉच अप्रोच में भी है पंजाब सरकार की, अगर जरूरत पड़ती है तब कड़े कदम उठाए जाएंगे, पर जब तक जरूरत नहीं पड़ती तब तक ये नहीं उठाए जाएंगे क्योंकि अगर पहले ही कड़े कदम उठा लिए गए तो लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट हो सकता है और पंजाब सरकार पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहती। जी बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरीके से मास्क लगाने की बात कही गई है सरकार की तरफ से और ये कहा गया है कि मास्क लगाना जरूरी है, हालांकि कोई फाइन नहीं है, क्या लगता है कि वास्तव में इस अपील को पंजाब के लोग बड़े आसानी से ले पाएंगे?
अगर हम बात करें कि लोगों ने मास्क लगाने शुरू कर दिए, देखिए अगर हम बात करें कि मास्क लगाने मैंडेटरी नहीं है, पर मास्क लोगों की सेफ्टी के लिए, तो लोगों में अवेयरनेस है। ये चीज हमें मोहाली और उसके आसपास के एरिया में जरूर देखने को मिल रही है कि लोगों ने मास्क लगाए हुए। हाँ, अगर हम कहें देहाती क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पे मास्क नहीं देखने को मिल रहे। ऑफकोर्स वहां पे जब तक मैंडेटरी नहीं होगा शायद हमें देखने को ना भी मिले, पर जो शहरी एरियाज हैं वहां पर लोगों ने मास्क लगाना दोबारा शुरू कर दिया। कहीं न कहीं लोगों को कोरोना के बारे में पता है। लोगों को पता है कि कोरोना ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव में कितना नुकसान किया है और जान-माल में कितना नुकसान हो सकता है। तो लोग एटलीस्ट अवेयर है और लोगों ने मास्क लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव खुद लोगों की तरफ से लिया जा रहा है, खुद की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे चंडीगढ़ से संवाददाता। तो कोरोना को लेकर के सभी राज्य लगातार सक्रियता बरत रहे हैं और इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने भी लगातार सक्रियता बरतती नजर आ रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में रुख करेंगे अब मध्य प्रदेश का। देश में कोरोना की दस्तक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है। हालांकि इस मामले में अभी केंद्र सरकार गाइडलाइन का इंतजार कर रही है और इसके अलावा भी सारंग ने कई मुद्दों पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भी आड़े हाथों लिया है और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह के मुसलमान लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाने वाले बयान पर भी विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है, हम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रदेश में अभी सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। सभी लोग 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग करें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 8000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। सारंग ने बताया है कि प्रदेश के हॉस्पिटल में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन मिलते ही बच्चों के टीकाकरण की गति को और तेजी लाई जाएगी। और हमारे साथ विजय तिवारी मध्य प्रदेश से संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर के विजय, अगर जिस तरीके से जिक्र किया जाए कि लगातार बढ़ रहा है, सरकार सक्रियता भी उसमें बनाई हुई है, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर? मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? जी, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के द्वारा कोरोना को लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 8000 से भी ज्यादा जांचें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ज्यादा केस नहीं आ रहे हैं। कोरोना को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों का पालन किया जाएगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश आएंगे उसके आधार पर आगे का कार्य किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित है और मध्य प्रदेश में अभी लॉकडाउन को लेकर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ भी बंद करने लायक नहीं है। मध्य प्रदेश में
पूरी तरह से अस्पतालों में भी व्यवस्था की जा चुकी है और अस्पताल भी पूरी तरह से एक्टिव है, जिससे कि कोरोना के केस अगर बढ़ते भी हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लिया है, निशाना उन पर भी साधा है, उनको लेकर के जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं दी हैं और कहा है, हालांकि दिग्विजय सिंह ने बाद में माफ़ी मांग ली है, तो इसका भी लेकर के उन्होंने कहा कि पहले बयान देते हैं और उसके बाद माफ़ी मांगते हैं। दिग्विजय सिंह की ये कोई पहली घटना नहीं है, तमाम बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं। जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह के द्वारा कई बार ऐसे विवादित बयान दिए जाते रहते हैं जो कि हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ ऐसा ही दिग्विजय सिंह के द्वारा बीते दिनों एक बयान दिया गया था जिसमें यह बोला गया था कि मुसलमानों के लड़कों को बीजेपी के द्वारा पैसे दिए जाते हैं और फिर पत्थर फिकवाए जाते हैं। और जब इस पर यह बोला गया कि कोई पक्का प्रूफ है, तो दिग्विजय सिंह के द्वारा बोला गया कि अभी तक कोई तथ्य उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं जिस पर वह जांच करवा रहे हैं और जब उनकी जांच पूरी हो जाएगी तो जो भी तथ्य आएंगे तो वह सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। जिस पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा पलटवार किया गया है और पलटवार करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा यह बोला गया है कि दिग्विजय सिंह की उम्र अब हो चुकी है, कांग्रेस को उन्हें बैठा देना चाहिए अब घर पर। जिस तरह से विश्वास सारंग के द्वारा बोला गया कि पहले दिग्विजय सिंह के द्वारा यह बोला जाता है कि रामनवमी के दिन जो खरगोन में हिंसक घटना हुई थी उस पर दिग्विजय सिंह के द्वारा पहले बोला गया कि इसमें किसी भी तरह से मुसलमान लड़कों का हाथ नहीं है और मुस्लिम समुदाय के कोई भी लोग नहीं है। लेकिन उसके बाद ही दिग्विजय सिंह के द्वारा बोला गया कि सरकार के द्वारा एक धर्म विशेष पर कार्यवाही की जा रही है। और जिस तरह से लगातार दिग्विजय सिंह के द्वारा अपने बयान बार बार पलटते जा रहे थे, उसको लेकर विश्वास सारंग ने कहा है कि हर दिन जैसे ही सुबह होती है वैसे ही दिग्विजय सिंह का बयान पलट जाता है। लेकिन जिस तरह से अब दिग्विजय सिंह के द्वारा यह बोला गया है कि मुसलमान लड़कों को बीजेपी के द्वारा पैसे देकर पत्थर फिकवाने का काम किया जाता है, उस पर विश्वास सारंग के द्वारा साफ तौर पर यह बोला गया है कि दिग्विजय सिंह अब अपने ही बयानों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के द्वारा तो यह बोल दिया गया, आरोप लगा दिया गया, लेकिन उनके पास कोई भी तथ्य नहीं है जिसके आधार पर वह आरोप लगाए। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह के द्वारा यह बोला गया है, इससे तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं मुसलमान लड़कों के द्वारा ही पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। विजय हमारे साथ जुड़े हुए थे मध्य प्रदेश से संवाददाता। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार वहां पर सियासत तेज नजर आ रही है। और रुख करेंगे अब हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच सरकार गंभीर हो गई है। जिलों में 6000 कर्मचारियों को फील्ड में तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें बनेंगी। लोगों के घरों में जाकर बीमार व्यक्ति के कोरोना सैंपल लिए जाएंगे। बीमार लोगों को घर द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश सरकार ने सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है और इन क्लिनिकों में 2-2 डॉक्टरों की तैनाती होगी। प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्तों को कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बैठकें करने के लिए भी कहा गया है। रैंडम सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हिमाचल में बीते 2 महीने से कोरोना का कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया है। लोगों को अस्पतालों में भर्ती करने के बजाय घरों में आइसोलेट होने की सलाह दी जा रही है। और इसके साथ ही 2 महीने से प्रदेश में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते देख सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अपनी तैयारियां करने के लिए कहा गया है। तो हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जिस तरीके से कोरोना को लेकर के सक्रियता बरती जा रही है, हिमाचल सरकार अब कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही 6000 स्वास्थ्य कर्मियों को फील्ड पर उतारने की बात कही गई है। आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी फील्ड पर टीमें बना करके उतारा जाएगा और इसमें लोगों को उनके घरों पर ही स्वास्थ्य व्यवस्था के लेकर के
कोरोना की सैंपलिंग ली जाएगी और इसके साथ ही साथ उनके घर और द्वार पर ही ये चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो हिमाचल सरकार लगातार सक्रियता बनाए हुई है, कोरोना पर नज़र बनाए हुई है। कोरोना के मामले जिस तरीके से अन्य राज्यों में बढ़ रहे हैं, दिल्ली का जिक्र करें तो दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के अब हिमाचल सरकार भी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो प्रमुख टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना, जिस तरीके से हिमाचल सरकार लगातार सक्रियता बना हुई है कोरोना को लेकर के, अब सरकार एक्टिव नजर आ रही है, क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को क्या कुछ और निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से? एक पर्यटक राज्य के रूप में पहले ही विख्यात है। इसमें जो है अपने जो कोरोना की जो सैंपलिंग है वो बढ़ाने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। रैंडम सैंपलिंग के निर्देश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं और साथ ही जो पर्यटक बाहर से आने वाले हैं उनके ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया है। होटल्स और जितने भी जहां भी पर्यटक आ रहे हैं उन सबको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रॉपर वो निगरानी रखें, जो स्वास्थ्य जो कोरोना को लेकर जो मानक है उनके जो नियम है उनको जो है पर्यटकों से फॉलो करवाएं। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे हिमाचल में जो 6000 जो कार्यकर्ता है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनके साथ आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनकी जो सहायता ली जाएगी, घर घर जाकर जो टीमें बनाई जाएगी स्वास्थ्य कार्यकर्ता। चौथी लहर को लेकर सरकार काफी गंभीर है। सरकार का मानना है कि जो ये चौथी लहर जो संभावित है, दिल्ली को देखकर हिमाचल भी डर गया है, क्योंकि हिमाचल में अभी तक अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अभी तक इतना बड़ा कोई मामला सामने कोई गंभीर मामले कोरोना के नहीं आ रहे हैं। बीते 2 महीनों में कोई डेथ यहाँ पे कोरोना से नहीं हुई है। अगर हम बात करें एक्टिव केसेस की, तो एक्टिव केसेस इस वक्त हिमाचल में 66 एक्टिव केसेस हैं और जिसमें सबसे ज्यादा कांगड़ा में 20 केसेस इस वक्त है। पिछले कल की अगर हम बुधवार की बात करें तो बुधवार को जो है 1698 लोगों के जो सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से कि 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से भी 3 लोग कांगड़ा से हैं, 2 हमीरपुर से और 1 सोलन से। तो सर योगेश, आप देखेंगे कि हिमाचल में फिलहाल इतना बड़ा कोई खतरा कोरोना से वैसे नहीं नजर आ रहा है, लेकिन सरकार इस बातों को लेकर गंभीर है कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और दिल्ली से जो पर्यटक है वो सीधे हिमाचल पहुंचते हैं, तो इस बात को लेकर जो है सरकार काफी गंभीर है और उसको लेकर पहले ही जो यहाँ पर है कोरोना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। टीना, सरकार का गंभीर होना लाजमी भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की जो जिस तरीके से भीड़ उमड़ने लगी है देखने को मिल रही है, और अन्य राज्यों में दिल्ली का आपने जिस तरीके से जिक्र किया, दिल्ली का सरकार ने भी जिक्र किया, और वैसे में वहाँ जो मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो अन्य राज्यों से लगातार जो सैलानी जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में उनको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है, और अगर अभी तक नहीं की गई हैं तो क्या कुछ किस दिशा में कदम उठाने की सोच रही है सरकार? जी, सरकार, हम पिछले कल भी जैसे एनएचएम के जो निदेशक है हेमराज वर्मा, उनसे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जो सरकार की तरफ से वो दिशा निर्देश है कि मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा जाए, हॉस्पिटल में व्यवस्था प्रॉपर बनाई रखी जाए। हालांकि पिछले 2 महीनों से जो अस्पताल में जो कोरोना के केसेस आ भी रहे हैं या जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको घरों में ही आइसोलेट करने के लिए सरकार सलाह दे रही है। ऐसा कोई गंभीर मामला अभी तक अस्पतालों में कोई भर्ती नहीं है। तो सरकार का इनका कहना है कि सरकार ने जो निर्देश है वो सख्ती से अभी दिए हैं कि जो चौथी लहर जो संभावित है उसको लेकर प्रॉपर जो स्वास्थ्य विभाग है अपनी तैयारियां अच्छी तरह से रखें। और इसके अलावा जो पर्यटन विभाग है उनको भी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उनके जो कोरोना के जो नियम है जो पालना उनको इनके लिए जरूरी है वो उनसे करवाई जाए, क्योंकि जो पर्यटक यहाँ पर बाहरी राज्यों से पहुंचते हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं या कोरोना के जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। और जो पर्यटन ये जैसे शिमला है या मनाली है, धर्मशाला है, इनमें बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनसे जो दूरी है या सामाजिक दूरी जिस तरह से कोरोना में बताई गई थी वो रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो सरकार इस सब को लेकर सतर्क है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बंदिशें लगाई जाए। हालांकि पिछले कल कैबिनेट थी तो कैबिनेट में साफ तौर पर इसमें कहा गया कि कोरोना को लेकर कोई बात इसमें कैबिनेट में नहीं कही गई, कि मुख्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी जो कोरोना को लेकर कल मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चस्व एक मीटिंग थी, वर्चुअल एक मीटिंग थी, उसमें जो दिशा निर्देश आगे से जो केंद्र की तरफ से मिलेंगे उसको हिमाचल सरकार भी लागू करेगी और अपनी तरफ से भी हिमाचल सरकार पूरी तरह से इन सब मामलों में सतर्कता बरत रही है। टीना, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं लगातार, कुछ राज्यों ने ऐसा भी कर दिया है कि मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में क्योंकि अभी इंतजार नहीं करना होगा मुझे लगता है, क्योंकि पर्यटक स्थल है हिमाचल प्रदेश और वहाँ पर जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया कि वहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, तो कब कैसी हालात, कब कैसी स्थिति पैदा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में मास्क को लेकर के क्या सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए गए हैं, या फिर वहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में भी मास्क को लेकर के ये कहा गया है क्या कि अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा?
जी बिल्कुल योगेश, आप सही कह रहे हैं कि हिमाचल में पहले से ही जिस दिन कोरोना की बंदिशें यहाँ हटाई भी गई थी 2 अप्रैल को, यहाँ पे कोरोना की बंदिशें यहाँ से हटा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद कहा गया था कि मास्क लगाना अनिवार्य होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे स्थानीय लोगों को ले लें या पर्यटकों को, जब तक चालान पुलिस नहीं करती है या पुलिस सख्ती नहीं बरतती है तब तक मास्क कोई भी नहीं अभी तक लगा रहा है। बहुत कम लोग, इक्का दुक्का लोग हैं जो मास्क लगाते हैं। तो सरकार को लेकर इस वक्त इस सवाल को हमने पिछले कल भी कैबिनेट में पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि बंदिशें हम लोग नहीं कोई बड़ी लगाने जा रहे हैं, लेकिन मास्क अनिवार्य है। मास्क पब्लिक प्लेसेस में बहुत जरूरी है कि लोग अपनी सेफ्टी के लिए भी लगाएं। हालांकि सरकार देखेगी कि अगर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो इसमें पुलिस विभाग को निर्देश दिए जाएंगे कि चालान करना जो पब्लिक प्लेसेस है वो शुरू किए, जैसे मॉल रोड है, रिज है, मनाली है, धर्मशाला है, कुल्लू है, जहां जहां भी पर्यटकों की संख्या ज्यादा है पब्लिक प्लेसेस में जो है वो चालान पुलिस द्वारा किए जाएंगे। उसके बाद ही देखने में आएगा कि लोग मास्क को गंभीरता से लेंगे। अभी तक देखने में आ रहा है कि सरकार ने तो अनिवार्य किया है मास्क, लेकिन लोग नहीं लगा रहे, लोग नहीं समझने को तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो प्रमुख हैं। और अब रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में फिर से कोरोना ने दस्तक दे दिया है। अभी हाल ही में स्कूलों में छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया में जानकारी देते हुए अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए दून हॉस्पिटल चिकित्सा अधीक्षक केसी पंत ने मीडिया से बात करके बताया कि हालत को देखते हुए सीनियर डॉक्टर्स और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। अस्पताल में आने वाले मरीजों पर नजर रखी जाएगी। सांस की बीमारी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारी वाले मरीजों का RT-PCR किया जाएगा। पंत ने कहा कि पिछली बार की तरह हमारी टीम मुस्तैद है, स्टाफ को अनुभव है, ICU बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई सब उपलब्ध है। आहट सी हो रही है हमारे स्टेट में, कुछ स्कूल में, कुछ कॉलेज में और कुछ हमारे कल की न्यूज़ में हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर साहब सौरभ बहुगुणा जी के लिए भी ये खबर है कि उनको भी पॉजिटिविटी आई है किसी वजह से, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर ये होता है खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली, तो हमारा अस्पताल तो हर मामले में अनुभव के साथ तैयार है। हमारे पास मैन पावर भी आ जाएगी अगर शासन और सरकारी स्तर पर कोई निर्णय लिया गया। दूसरा, हमारे वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, जो हमारा पुराना अनुभव है, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, ICU बेड्स और जो हमारा जो काम करने का तरीका है वो सबने देखा है दूसरी तीसरी लहर में। तो हम आपके माध्यम से सबको ये अश्योर करना चाहते हैं कि जो एक आपके माध्यम से खबर हमें मिली रही है या केसेस के जो फिर से उभरने की संभावना हो रही है, तो हम भी उसमें अलर्ट हो गए हैं और हमने इस पर विचार करना शुरू कर दिया। हमारे वहाँ नोडल ऑफिसर जो डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हैं। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार भी लगातार कोरोना के मामलों को लेकर के चिंतित है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना के मामलों की जो सक्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच सरकार भी अपनी किस तरीके से सक्रियता कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए बना रही है?
देखिए योगेश जी, उत्तराखंड की बात करें, कोरोना ने उत्तराखंड में लगातार यहाँ पर दस्तक दे दी है और जो चौथी लहर है उसको देखते हुए अब उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ पर जो चिकित्सक हैं और जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जो सभी तैयारियां खास खास जो कोरोना से निपटने के लिए की जानी चाहिए वो कहीं ना कहीं तैयारियां की जा रही है और उनको अमली जमा पहनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो भी बेहद चिंतित है, उसको लेकर के लगातार निर्देशित किया जा रहा है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को मुख्यमंत्री के द्वारा। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि चौथी लहर में स्थिति भयावह ना हो उसको लेकर के यहाँ पर उत्तराखंड की राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही यहाँ मुस्तैदी नजर आ रही है। अभी हाल ही में जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के सौरभ बहुगुणा वो यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं कोरोना से, तो उनके द्वारा यहाँ पर जब आइसोलेशन की बात की गई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं हड़कंप मच चुका है पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि दस्तक लगातार कोरोना दे रहा था। बीते दिनों कुछ बच्चे भी यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे और हालांकि रोज आंकड़ा यहाँ पर जारी नहीं किया जा रहा, लेकिन लगातार यहाँ पर संख्या बढ़ सकती है, उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग लगातार मुस्तैद है। जो बॉर्डर एरिया है वहां पर लगातार आर्बिट यहाँ पर जो कोरोना टेस्ट है उनके वो किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होनी है 3 मई को यहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार खोले जाएंगे। 6 मई को यहाँ पर बाबा केदार के द्वार खुलने हैं और 8 मई को यहाँ पर द्वार खुलने हैं। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा पे इसका असर ना पड़े उसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा निर्देशित किया जा चुका है कि कोई भी अगर श्रद्धालु बाहर से आता है तो बगैर कोरोना टेस्ट के यहाँ पर नहीं पहुंचेगा और पूरी तरीके से यात्री को दिक्कत ना हो और पूरी तरीके से यात्रा सुगम चले उसको लेकर भी खास निर्देश किए जा चुके हैं। उत्तराखंड की बात करें, पूरी तरीके से जो माहौल उत्तराखंड में पिछले साल में जो देखने को मिला था वो स्थिति ना हो उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है और तमाम दावे जो निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग लगातार भी सक्रियता बनाए हुए है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे देहरादून से संवाददाता। तो रुक करेंगे अब महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से पैसा लेने के मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा करेगी। इस बात की घोषणा गृह राज्य मंत्री शंभू राजे देसाई ने की है। फिलहाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी निवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में फंसी नवनीत राणा व उनके पति रवि राणा न्यायिक हिरासत में है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक गड़ा मुर्दा उखाड़ते हुए कहा है कि नवनीत राणा ने यूसुफ लकड़ावाला नामक एक शख्स से 80 लाख रुपए का लोन लिया था। उन्होंने कहा कि लकड़ावाला का संबंध अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से था। ऐसे में क्या प्रवर्तन निदेशालय अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ पैसों का लेन देन करने वाले नवनीत राणा के खिलाफ जांच करेगी। हालांकि इस मामले पर ईडी ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है और लेकिन अघाड़ी सरकार ने जांच की जिम्मेदारी ईओडब्ल्यू को देकर राणा दंपति पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। और इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने सांसद नवनीत राणा के अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ हुए वित्तीय लेन देन की जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ईडी ने कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 5 लाख रुपए की जमीन का लेन देन करने के मामले में कार्रवाई की है, तो फिर नवनीत द्वारा अंडरवर्ल्ड के लोगों से 80 लाख रुपए लेने के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, राणा दंपति की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल योगेश जी, देखिए हनुमान चालीसा विवाद को लेकर अब राणा दंपति कहीं न कहीं न्यायिक हिरासत में, लेकिन इस बीच महाविकास अघाड़ी सरकार ने वापस से मन बना लिया कि राणा दंपति को छोड़ना नहीं है, लिहाजा अब उनके ऊपर ईओडब्ल्यू का शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। हालांकि इसके पहले भी छगन भुजबल ने यह मांग की थी कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए तमाम जो मामले हैं उसकी भी जांच जो है कहीं कहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बीच संजय राउत ने आरोप लगाया है कि यूसुफ लकड़ावाले से जो 80 लाख का लोन लिया है राणा दंपति ने, खासकर नवनीत राणा ने, उनकी जांच होना चाहिए, क्योंकि 5 लाख के मामले में ईडी ने जो है नवाब मलिक की गिरफ्तारी की थी। अब ऐसे में जब मामला 80 लाख का हो तो क्यों नहीं ईडी जांच कर रही है। हालांकि ईडी ने इस पूरे मामले में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये बिल्कुल माना जा रहा है कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली है। क्या लगता है सत्य प्रकाश की जिस गुट का प्रयोग राणा दंपति ने शिवसेना को फंसाने के लिए किया था, ये कहें कि महाराष्ट्र सरकार पर जो आरोप लगाने की कोशिश की थी, अब उसी गुट के जरिए वो खुद फंसती नजर आ रही हैं। बिल्कुल योगेश जी, देखिए जिस तरह से राणा दंपति ने
विपक्ष में बैठे बीजेपी के इशारे पर इस तरह से जो तमाम कारनामे किए, चाहे वो अमरावती से हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो या फिर मातोश्री के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो या फिर किस तरह से महाराष्ट्र राज्य के उद्धव ठाकरे को लगातार उन्होंने अपने निशाने पर लिया था, तमाम तरह की जो बातें उन्होंने कही, इसका जवाब जो है शिवसैनिक चाहते हैं। लिहाजा महाविकास अघाड़ी सरकार भी हम बना ली है कि जिस तरह से शिवसैनिकों को परेशान किया गया उसका जवाब जो है अब महाविकास अघाड़ी सरकार में बैठी शिवसेना देने की तैयारी में है। लिहाजा इस पूरे मामले की जांच जो है अब ईओडब्ल्यू को दे दी गई है कि ईओडब्ल्यू अब इस पूरे मामले में जांच करेगी कि किस तरह से अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन जो है नवनीत राणा, रवि राणा के साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से संवाददाता जुड़े थे जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी है। और रुक करेंगे अब अगली खबर का जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सेना द्वारा संचालित एक स्कूल ने अपने कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान हिजाब नहीं पहनने का निर्देश देकर विवाद खड़ा कर दिया है। प्रदेश के मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने स्कूल के इस कदम की आलोचना की है। डैगर परिवार स्कूल बारामूला के प्रधानाचार्य ने 25 अप्रैल को जारी किए गए परिपत्र में शिक्षिकाओं से स्कूल अवधि के दौरान हिजाब पहनने से परहेज करने को कहा है ताकि छात्र सहज महसूस कर सके और शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों से बातचीत के लिए आगे आ सके। हालांकि बुधवार को स्कूल ने संशोधित परिपत्र जारी कर हिजाब शब्द के स्थान पर नकाब शब्द का उपयोग किया है। स्कूल का 25 अप्रैल का परिपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं हिजाब पर फरमान जारी करने वाले इस पत्र की निंदा करती हूं। जम्मू कश्मीर पर भाजपा का शासन हो सकता है लेकिन निश्चित तौर पर यह अन्य राज्यों की तरह नहीं है जहां उन्होंने अल्पसंख्यकों के घर गिरा दिए और उन्हें अपने मर्जी की पोशाक पहनने की अनुमति नहीं दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यह राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है। उन्होंने कहा, इस देश में सभी को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। यह हमारे संविधान में निहित है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका मतलब है कि सभी धर्म बराबर हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से अब हिजाब का मामला को लेकर के जम्मू कश्मीर में भी सियासत गर्माती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हिजाब का मामला साउथ से शुरू हुआ था और नॉर्थ में पहुंच गया है। बारामूला का एक स्कूल है जिसमें हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने इस पर आपत्ति जताई और निंदा की कि हर एक को अपने धार्मिक मामलों में के प्रति जीने का अधिकार है, किसी को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहा जाए तो महबूबा मुफ्ती ने इस पर पूरी सियासत की है और लगातार कहा जाए उन्होंने कहा है कि मैं हिजाब पर फरमान जारी करने वाले इस पत्र की निंदा करती हूँ। जम्मू कश्मीर भाजपा का शासन हो सकता है लेकिन निश्चित तौर पर अन्य राज्यों की तरह नहीं है और उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा पर निशाना साधा है। हालांकि ये स्कूल जो है वो सेना ने तैयार करवाया था और सेना के अधीन आता है। हालांकि विवाद होने के बाद स्कूल ने अपना फैसला वापस ले लिया है। जो रोक लगाई थी हिजाब पर उसको फिलहाल वापस ले लिया गया है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे जम्मू कश्मीर से संवाददाता। तो जिस तरीके से अब हिजाब का मामला जम्मू कश्मीर में भी गर्माता नजर आ रहा है और इस पर महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। और राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।